यह कहानी है एक ऐसी सुपरस्टार अभिनेत्री की जो न सिर्फ बॉलीवुड की सबसे वर्सटाइल, शानदार डांसर और बेहद खूबसूरत अदाकारा मानी गई, बल्कि पूरी दुनिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी की सूची में भी अपनी जगह बना चुकी हैं। असाधारण प्रतिभा की धनी इस अभिनेत्री को पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। इन्होंने हिंदी फिल्मों में ऐसा मकाम हासिल किया जिसकी चाहत हर अभिनेता और अभिनेत्री को होती है। अपनी दिलकश मुस्कान के लिए मशहूर इस अदाकारा ने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड की तमाम दिग्गज अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, पालकी में होके सवार चली रे। जिन्हें साइन करने के लिए बड़े बड़े नामचीन डायरेक्टर्स की कतार लग जाया करती थी और जिनके साथ काम करने के लिए बड़े से बड़े अभिनेता भी तरसते थे। तू शायर है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। आज की नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां इन्हें अपना आदर्श मानती हैं और इनकी फिल्मों को देखकर अभिनय की बारीकियों को सीखने की कोशिश करती हैं। तभी तो इन्हें कहा गया हिंदी सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे सफल अभिनेत्री। बहुत प्यार करती है तुमको सनम, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर की शुरुआत में इन्होंने कई ऐसी फिल्में की थी जो स्तरहीन मानी गई। उन फिल्मों में दिए गए बोल्ड दृश्यों की खूब आलोचना भी हुई। इतना ही नहीं, खुद से लगभग 20 साल बड़े अभिनेता विनोद खन्ना के साथ किया गया उनका एक किसिंग सीन आज भी इंटरनेट पर वायरल होता रहता है और कई बार इन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब इस मशहूर अभिनेत्री का नाम 5 बड़े फिल्मी सितारों और एक जाने माने क्रिकेटर के साथ जुड़ा और उनके अफेयर तथा लिव इन रिलेशन की खबरें मीडिया की हेडलाइंस बनी रहती थी। हंसी गोरी चले के। सिर्फ इतना ही नहीं, इन पर कई शादीशुदा पुरुषों के घर तोड़ने और उनकी गृहस्थी में दरार डालने जैसे गंभीर आरोप भी लगे कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझसे? क्या आपको यकीन होगा कि जब इन्होंने एक विवादित केमिकल युक्त मैगी ब्रांड को प्रमोट किया तो इन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ा और इनके खिलाफ बाकायदा FIR तक दर्ज की गई। आखिर क्या वजह थी कि इस एक्ट्रेस ने अपने करियर के शिखर पर होते हुए अचानक बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और एक NRI से शादी करके अमेरिका चली गई? कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन। और क्यों इनकी इतनी कामयाब रही जिंदगी की लव स्टोरी विवादों से भरी रही? चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। आज हम आपको बताएंगे इस सुपरस्टार एक्ट्रेस की जिंदगी के वे अनकहे किस्से जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे है कई चौंकाने वाले खुलासे। पहला पहराव प्यार है। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे खास शो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जो 1980 और 1990 के दशक की सबसे मशहूर, सबसे खूबसूरत और सबसे टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है। मैं और झगड़ा? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डांसिंग दीवा माधुरी दीक्षित की।
इनका लाजवाब नृत्य, नेचुरल एक्टिंग और वो मोहक मुस्कान जिसने हर दिल को अपना दीवाना बना लिया। इन्होंने करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में अपनी एक अलग और अमिट छाप छोड़ी है। आज भी दुनिया के हर कोने में इनके चाहने वाले मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर इनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। तो कैसे एक साधारण सी मराठी लड़की बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बन गई बॉलीवुड की क्वीन माधुरी दीक्षित। आज हम जानेंगे 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं को, उनकी फिल्मों, अफेयर्स, शादी और पारिवारिक पृष्ठभूमि तक। शुरुआत करते हैं उनकी शुरुआती जिंदगी से। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम स्नेहलता दीक्षित था, जो एक गृहिणी थी, और पिता का नाम शंकर दीक्षित, जो पेशे से इंजीनियर थे। माधुरी के एक बड़े भाई हैं अजीत दीक्षित, जो बाद में इंजीनियर बने। साथ ही उनकी 2 बड़ी बहनें भी हैं, रूपा दीक्षित और भारती दीक्षित। हालांकि बहनों के बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। माधुरी को महज 3 साल की उम्र से ही शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया जाने लगा, क्योंकि उनकी मां ने बहुत जल्दी उनके अंदर छुपे टैलेंट को पहचान लिया था। 9 साल की उम्र में उन्हें कथक नृत्य में स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मंच पर परफॉर्म किया। धीरे धीरे अखबारों में उनका नाम छपने लगा और इसने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया। माधुरी की स्कूलिंग मुंबई के डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के पार्ले कॉलेज में दाखिला लिया और बीएससी की पढ़ाई शुरू की। उस समय उनका सपना था माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान माधुरी को डांस स्कूल के जरिए कई स्टेज प्रोग्राम में हिस्सा लेने के मौके मिलने लगे। बहुत प्यार करते हैं तुम। 9 साल से कथक सीख रही माधुरी को अब यह एहसास होने लगा था कि शायद डांस ही उनका असली करियर बना सकता है। इसी बीच माधुरी को कुछ विज्ञापन फिल्मों में काम करने का अवसर मिला और एक दोस्त के जरिए उन्होंने एक टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें वह सिलेक्ट भी हो गई। यहीं से माधुरी दीक्षित के स्टार बनने की नींव पड़ चुकी थी। साल 1984 में बन रहा एक टीवी शो था बॉम्बे मेरी है, जिसे अनिल तेजानी डायरेक्ट कर रहे थे। इस शो में माधुरी दीक्षित के साथ बेंजामिन गिलानी और मजहर खान जैसे कलाकार भी शामिल थे। लेकिन जब इसका पहला एपिसोड यानी पायलट एपिसोड दूरदर्शन को दिखाया गया तो चैनल ने यह कहकर शो रिजेक्ट कर दिया कि इसमें कोई स्टार फेस नहीं है, और इस तरह यह शो शुरू होने से पहले ही बंद कर दिया गया। उसी दौर में राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म बना रही थी, अबोध। इस फिल्म में एक ऐसी मासूम लड़की की तलाश हो रही थी जो मुख्य भूमिका निभा सके। माधुरी दीक्षित की बड़ी बहन की एक दोस्त, जो राजश्री प्रोडक्शन के एक कर्मचारी की बेटी थी, उसने माधुरी की सिफारिश की। वजह यह थी कि उसने माधुरी को स्कूल के कार्यक्रमों में डांस करते और परफॉर्म करते देखा था। माधुरी ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई। लेकिन जब उन्होंने यह खुशखबरी अपने घर पर सुनाई तो परिवार ने इसका विरोध किया। सवाल उठा, पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में क्यों जाना? उस समय माधुरी की उम्र महज 17 या 18 साल रही होगी। घर में कई दिनों तक बहस चली। अंततः परिवार मान गया और माधुरी ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। 1984 में आई अबोध फिल्म में माधुरी के अपोजिट हीरो थे बंगाली एक्टर तापस पॉल। फिल्म भले ही कोई खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन माधुरी के अभिनय की खूब तारीफ हुई।
उन्हें क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिले और इसी वजह से उन्हें आगे और भी फिल्में मिलने लगी। इसके बाद माधुरी को जो फिल्में मिली उनमें शामिल थी 1985 की कुंवारा बाप और 1986 की स्वाति। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री मीनाक्षी सिसाद्री थी और माधुरी के हिस्से छोटे रोल आए। फिल्म स्वाति में एक मशहूर डायलॉग भी रहा, ओ आई सी, तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, हाँ बोलो खोलो कान। ओ आई सी, तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुनो। हाँ बोलो। खोलो कान। यह संवाद आज भी याद किया जाता है। 1987 में माधुरी को पहली बार लीड एक्ट्रेस के रूप में फिल्म मिली हिफाजत, जिसमें उनके अपोजिट थे अनिल कपूर। लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई और माधुरी को अब भी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। इसी साल माधुरी की एक और फिल्म रिलीज हुई, उत्तर दक्षिण, जिसमें रजनीकांत और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े सितारे थे। मगर यह फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 1987 की तीसरी फिल्म रही मोहरे, जिसमें नाना पाटेकर सहित अन्य कलाकार थे। लेकिन यह भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब आया साल 1988, जो माधुरी दीक्षित के जीवन में बहुत सी सौगातें लेकर आने वाला था। हालांकि साल की शुरुआत निराशाजनक ही रही। इस साल माधुरी की 3 फिल्में रिलीज हुई। सबसे पहले आई मल्टी स्टारर फिल्म खतरों के खिलाड़ी, जो फ्लॉप साबित हुई। दूसरी फिल्म थी दयावान, जो बॉक्स ऑफिस पर तो हिट रही, लेकिन माधुरी इस फिल्म में अपनी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि एक किसिंग सीन की वजह से ज़्यादा चर्चा में रही। फिल्म में उनके साथ थे विनोद खन्ना, जो उनसे लगभग 20 साल बड़े थे। इस फिल्म के पैशनेट लव मेकिंग सीन को लेकर माधुरी को सराहना नहीं बल्कि आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यह विवाद इतना बढ़ा कि इस सीन को आज भी माधुरी के करियर का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट माना जाता है। यह वो दौर था जब माधुरी को पहचान तो मिल रही थी, लेकिन सच्ची सफलता का स्वाद चखना अभी बाकी था। लेकिन 1988 में ही वह मोड़ आया जिसका माधुरी को बेसब्री से इंतजार था। इसी साल रिलीज हुई फिल्म तेजाब ने माधुरी दीक्षित के करियर को नई दिशा दी और उन्हें एक रात में स्टार बना दिया। एन चंद्रा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनकी एक्टिंग, डांसिंग स्किल्स और खूबसूरती की जमकर तारीफ हुई। फिल्म तेजाब में अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को इतनी पसंद आई कि इसके बाद यह जोड़ी लगभग 20 फिल्मों में साथ दिखाई दी और अधिकतर फिल्में सुपरहिट रहीं। इस फिल्म के लिए माधुरी को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला। साथ ही इस फिल्म का गाना 1 2 3 आज भी एक आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है, जिसने माधुरी को मोहिनी के रूप में अमर कर दिया। तेजाब की सफलता के बाद माधुरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। 1989 में आई राम लखन सुपर हिट रही। सुभाष घई की इस फिल्म में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, राखी, अमरीश पुरी और अनुपम खेर जैसे बड़े सितारे थे। फिर भी माधुरी दीक्षित ने अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। तेजाब और राम लखन की सफलता के बाद कई फिल्मी पत्रिकाओं और अखबारों ने यह तक लिख दिया कि माधुरी ने श्रीदेवी को पीछे छोड़ दिया है और वह नई नंबर 1 हीरोइन बन चुकी हैं। उस दौर में श्रीदेवी बनाम माधुरी दीक्षित की तुलना आम बात बन गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1989 में राम लखन के अलावा माधुरी ने 8 और फिल्मों में भी काम किया, जिनमें शामिल थी वर्दी, सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ, प्रेम प्रतिज्ञा और मुजरिम, मिथुन चक्रवर्ती के साथ, इलाका, संजय दत्त, मिथुन और धर्मेंद्र के साथ, त्रिदेव हिट थी मल्टी स्टारर फिल्म।
कानून अपना अपना संजय दत्त के साथ, परिंदा जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ, पाप का अंत गोविंदा के साथ। 1990 में भी माधुरी दीक्षित का जलवा बरकरार रहा। इस साल उन्होंने कुल 9 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें महासंग्राम, इज्जतदार, दिल, दीवाना मुझसा नहीं, जीवन एक संघर्ष, सैलाब, थानेदार, जमाई राजा और किशन कन्हैया शामिल थी। इनमें सबसे ज़्यादा सफल रही फिल्म दिल, जो एक रोमांटिक ड्रामा थी। इसका निर्देशन इंद्र कुमार ने किया था और इसमें माधुरी के अपोजिट आमिर खान थे। फिल्म ने जबरदस्त कमाई की और उस साल की सबसे बड़ी हिट बन गई। माधुरी को दिल फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए और घर घर में बजने लगे। 1991 में माधुरी दीक्षित की 5 फिल्में रिलीज हुईं: प्यार का देवता, प्रहार, प्रतिकार, 100 डेज और साजन। हालांकि प्यार का देवता, प्रहार और प्रतिकार कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन साइकोलॉजिकल थ्रिलर 100 डेज में माधुरी और जैकी श्रॉफ की जोड़ी को काफी सराहा गया। 50,000, ये थप्पड़ भी 50,000 का होगा। इसी साल एक और सुपरहिट फिल्म आई, साजन, जो एक ट्रायंगल लव स्टोरी थी। इसमें माधुरी के साथ सलमान खान और संजय दत्त लीड रोल में थे। दिल भी कितना पागल है, ये बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। लॉरेंस डिसूजा द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने भी माधुरी के करियर में एक नया हीरा जोड़ दिया। फिल्म की कहानी, अभिनय और संगीत तीनों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस तरह 1988 से 1991 तक माधुरी दीक्षित ने लगातार हिट फिल्मों की बरसात कर दी और खुद को बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित कर लिया। साल 1992 में माधुरी दीक्षित ने कुल 6 फिल्मों में काम किया। इनमें जिंदगी एक जुआ, प्रेम दीवाने और खेल जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर साधारण प्रदर्शन किया। वहीं फिल्म संगीत में माधुरी के डबल रोल को खूब सराहा गया। जैसी एक गुड़िया सी लड़की को अपने हाथों से खाना खिलाती। इस फिल्म में एक नेत्रहीन लड़की की भूमिका निभाते हुए माधुरी ने शानदार अभिनय किया और क्लासिकल डांस के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया। आनंद मिलिंद के संगीत से सजी इस म्यूजिकल फिल्म के गाने भी बेहद कर्णप्रिय साबित हुए। इसके अलावा धारा भी एक नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म रही, लेकिन इस साल माधुरी के करियर की सबसे अहम फिल्म साबित हुई बेटा। यह फिल्म एक फैमिली ड्रामा थी जिसका निर्देशन इंद्र कुमार ने किया था। फिल्म में अनिल कपूर और अरुणा ईरानी के साथ माधुरी ने प्रमुख भूमिका निभाई। मैंने भी तुम लोगों का तेल नहीं निकाल दिया तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। बेटा उस वर्ष की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी और इसके लिए माधुरी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसी फिल्म के एक गाने धक धक करने लगा की वजह से माधुरी को धक धक गर्ल की उपाधि मिली। साल 1993 में माधुरी की 5 फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिनमें साहिबा, आंसू बने अंगारे और फूल बॉक्स ऑफिस पर खास असर नहीं छोड़ सकी। हालांकि सलमान खान के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दिल तेरा आशिक के गाने सुपरहिट रहे। लेकिन फिल्म को आलोचकों की तरफ से ज़्यादा सराहना नहीं मिली।
इसी साल माधुरी की एक और फिल्म खलनायक ने तहलका मचा दिया। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा। सुभाष घई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त और जैकी श्रॉफ भी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है ने जबरदस्त चर्चा बटोरी और साथ ही आलोचनाओं का भी सामना किया। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा। खलनायक उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी और इसे 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। साल 1994 में माधुरी दीक्षित की 2 फिल्में रिलीज हुई, अंजाम और हम आपके हैं कौन। अंजाम एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, लेकिन बेवकूफ के लिए कोई बेवकूफ खाना नहीं है और आप बेवकूफ हैं। जिसमें माधुरी के साथ शाहरुख खान नजर आए। इस फिल्म ने दोनों कलाकारों के करियर को मजबूती दी। हंसी गोरी चने के खेत में। करूं मैं क्या करूं, मैं रो या हंसूं। लेकिन असली धमाका किया फिल्म हम आपके हैं कौन ने। दी तेरा देवर दीवाना, हाय रा। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक फैमिली ड्रामा थी जिसमें भारतीय शादी की परंपराओं को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगा। फिल्म में सलमान खान के साथ माधुरी की केमिस्ट्री ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कहिए। जी आपकी भाभी पूछ रही हैं कि आप घर कब तक आ रहे हैं। राम लक्ष्मण के संगीत से सजे इसके सभी गाने सुपरहिट साबित हुए। ये मौसम का जादू है मितवा। ए दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना। और आज भी शादी ब्याह में गूंजते हैं। पहला पहराव प्यार है। फिल्म में निशा द्वारा जूता चुराई का दृश्य इतना लोकप्रिय हुआ कि यह परंपरा देश भर की शादियों में अपनाई जाने लगी। दुल्हन के देवर तुम दिखलाना यूं तेवर। इस फिल्म के लिए माधुरी को एक बार फिर फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। साल 1995 में माधुरी की 3 फिल्में रिलीज हुई, राजा, याराना और पापी देवता। इनमें से राजा सबसे सफल फिल्म साबित हुई। अगर वो उस दिन वक्त पर नहीं आते ना, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में माधुरी के साथ संजय कपूर मुख्य भूमिका में थे। नदीम श्रवण द्वारा रचित संगीत ने तहलका मचा दिया और फिल्म के गानों की कैसेट्स की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही। यह फिल्म साल की सुपरहिट फिल्मों में शामिल रही और माधुरी का नंबर 1 पोजीशन बरकरार रहा। साल 1996 में माधुरी 2 फिल्मों में नजर आई, राजकुमार अनिल कपूर के साथ और प्रेम ग्रंथ ऋषि कपूर के साथ। दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई। प्रेम ग्रंथ एक गंभीर विषय पर आधारित फिल्म थी जिसके कुछ गाने दर्शकों को पसंद आए। साल 1997 में माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की जोड़ी एक बार फिर देखने को मिली फिल्म कोयला में। तन्हाई तन्हाई तन्हाई, सांसों की माला पे सिमरू में पीता ना। इसने जो मेरे साथ शादी की है वो धोखा था। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित इस फिल्म के गाने राजेश रोशन ने तैयार किए थे, जिन्हें श्रोताओं ने काफ़ी पसंद किया। हालांकि फिल्म एवरेज रही, लेकिन आलोचकों से इसे सराहना मिली। इसी साल माधुरी की 4 और फिल्में रिलीज हुई, जिनमें महानता और मोहब्बत जैसी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि मोहब्बत के कुछ गाने लोकप्रिय हुए। इधर 1997 में एक तरफ जहां माधुरी दीक्षित की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव के संकेत दिखने लगे थे, वहीं इस साल उनकी 2 फिल्में चर्चा में रहीं। पहली थी प्रकाश झा द्वारा निर्देशित फिल्म मृत्यु दंड। एक सामाजिक मुद्दे और जेंडर जस्टिस पर आधारित सशक्त फिल्म, जिसमें माधुरी ने एक ग्रामीण महिला का किरदार निभाया था। आगे बढ़ो,
नोच डालो इसका कपड़ा। इस रोल में उनकी गंभीरता और अभिनय ने सबका दिल जीत लिया। यह फिल्म समय के साथ एक कल्ट क्लासिक मानी जाने लगी। लेकिन इस साल की सबसे बड़ी हिट और माधुरी दीक्षित के करियर की मील का पत्थर साबित हुई यश चोपड़ा की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म दिल तो पागल है। अरे सारी रात जगाता है यही अखियों से। इस फिल्म में शाहरुख खान और करिश्मा कपूर के साथ माधुरी की जोड़ी खूब जमी। फिल्म में डांस की अहम भूमिका थी और माधुरी के परफॉर्मेंस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अरे रे अरे क्या हुआ मैंने ना ये जाना। उत्तम सिंह का संगीत भी फिल्म की जान बना और 90 मिलियन में बनी इस फिल्म ने 600 मिलियन की कमाई करते हुए साल की सबसे बड़ी हिट का ताज पहना। लेकिन इस सफलता के बाद धीरे धीरे माधुरी को फिल्में कम मिलने लगी। वो अब सिर्फ चुनिंदा फिल्मों में ही नजर आ रही थी। 1998 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई। पहली थी एन चंद्रा की फिल्म वजूद, जो बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। दूसरी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें माधुरी का सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस था, लेकिन अमिताभ बच्चन और गोविंदा के साथ इनका जो गाना आया उसने टीवी से लेकर रेडियो तक धूम मचा दी। 1999 में माधुरी सिर्फ एक फिल्म में नजर आई, आरजू, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार और सैफ अली खान थे। फिल्म के कुछ गाने हिट हुए जो अनु मलिक ने कंपोज किए थे, लेकिन फिल्म का बिजनेस एवरेज रहा। साल 2000 में माधुरी की 2 फिल्में रिलीज हुई। पहली थी राजकुमार संतोषी की पुकार, जिसमें अनिल कपूर के साथ माधुरी फिर से नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने एक जेलस और हार्ट ब्रोकन प्रेमिका का रोल निभाया जो ग्रे शेड में था, और इस किरदार में उन्होंने जान डाल दी। साथ ही प्रभु देवा के साथ किया गया उनका डांस नंबर भी खूब मशहूर हुआ। पूजा को फूल देने का क्या मतलब है? जब से तुम आए हो छिपकली की तरह चिपक गई है। दूसरी फिल्म थी गजगामिनी, जिसे फेमस पेंटर M.F. हुसैन ने डायरेक्ट किया था। डोली में बिठाकर घर ले जाओगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? हुसैन साहब माधुरी की खूबसूरती के जबरदस्त दीवाने थे। कहा जाता है कि उन्होंने माधुरी की फिल्म हम आपके हैं कौन को 67 बार देखा था, और उसी प्रेरणा से उन्होंने माधुरी को लेकर ये 8 फिल्म बनाई। भले ही फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन हुसैन साहब की दीवानगी की वजह से यह फिल्म खूब चर्चा में रही। 2001 में फिर से 2 फिल्में आई। पहली थी ये रास्ते हैं प्यार के, जिसमें माधुरी का छोटा सा रोल था। दूसरी थी राजकुमार संतोषी की मल्टी स्टारर फिल्म लज्जा। हे वीर, आप क्यों ऐसी कड़वी बातें कर रहे हो? रावण मुझे उठा ले गया, इसमें मेरा क्या दोष था? इस फिल्म में भले ही रेखा, मनीषा कोइराला जैसी अभिनेत्रियां थीं, लेकिन माधुरी दीक्षित ने अपने छोटे रोल में भी एक मजबूत महिला की छवि को इतने प्रभावशाली ढंग से पेश किया कि हर कोई वाह वाह कर उठा। उनके डांस मूव्स और डायलॉग डिलीवरी दोनों खूब सराही गई। हालांकि फिल्म इंडिया में एवरेज रही, लेकिन ओवरसीज में इसे बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। 2002 में माधुरी की 2 बड़ी फिल्में आई। पहली थी हम तुम्हारे हैं सनम, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान उनके को स्टार्स थे। फिल्म एवरेज रही, लेकिन इसके गाने काफ़ी हिट हुए जो कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मिलकर बनाए थे। लेकिन इसी साल आई संजय लीला भंसाली की देवदास, एक ऐसा मोड़ जिसने माधुरी दीक्षित के करियर को एक बार फिर ऊंचाई दी। इस फिल्म में उन्होंने चंद्रमुखी का किरदार निभाया, जिसमें उनका अभिनय, हाव भाव और कथक डांस हर चीज स्टनिंग और आउटस्टैंडिंग कही गई। फिल्म के लिए माधुरी ने 30 किलो का हैवी लहंगा पहनकर कथक किया,
जो आज भी याद किया जाता है। देवदास को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। यह ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई और टाइम मैगजीन ने इसे मिलेनियम की टॉप 10 फिल्मों में जगह दी। ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवाइफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से। इस फिल्म के लिए माधुरी को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। फिल्म ने इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और इतिहास में दर्ज हो गई। जिस पारों के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। लेकिन देवदास के बाद माधुरी ने अपने करियर में एक छोटा ब्रेक लिया, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने शादी कर ली थी और फिर अपने पति के पास अमेरिका में बसने चली गई। अब आगे की फिल्मों की बात करने से पहले चलिए माधुरी दीक्षित की पर्सनल लाइफ के बारे में विस्तार से जानते हैं। 90 के दशक में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि माधुरी दीक्षित ने फिल्मों में जगह बनाने के लिए निर्देशक सुभाष घई से समझौता किया था। कहा जाता है कि घई साहब के पनवेल वाले गेस्ट हाउस में जिन एक्ट्रेसेस का आना जाना होता था, उस लिस्ट में माधुरी का नाम भी शामिल था। बताया जाता है कि अपने करियर की शुरुआत में माधुरी सुभाष घई से मिलने के लिए कई बार उनके पास पहुंची, लेकिन हर बार वह अपने मैनेजर रिक्कू राकेश के साथ जाती रही और घई साहब उनसे नहीं मिले। लेकिन जब एक दिन माधुरी अकेले मिलने पहुंची तो देर रात तक स्क्रिप्ट पर बातचीत होती रही। अगले ही दिन घई साहब ने अखबारों में माधुरी की तारीफों के पुल बांध दिए और साथ ही उन्हें अपनी फिल्म राम लखन की हीरोइन भी घोषित कर दिया। वो दुष्ट लोग मुझे ले जाएंगे लखन। अरे उन्हीं दुष्टों के लिए हथियार बनने तो जाना पड़ी। हालांकि इन सभी बातों के पीछे सच्चाई क्या थी, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। फिल्मों में आने के बाद माधुरी की जिंदगी में सबसे पहले जिस शख्स की एंट्री हुई वह थे संजय दत्त। 90 के दशक में दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी थी। कहा जाता है कि 1991 में रिलीज हुई फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो। हालांकि संजय उस समय शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने माधुरी के प्यार में अपनी पत्नी ऋचा को धोखा देना शुरू कर दिया। वहीं माधुरी भी इस रिश्ते को लेकर खामोश रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री और गॉसिप मैगजीनों का चर्चित विषय बन गया। बताया जाता है कि संजय और ऋचा के रिश्ते में दरार की एक वजह माधुरी थी, लेकिन 1993 में जब संजय दत्त का नाम मुंबई बम धमाकों में आया और उन्हें जेल जाना पड़ा, तब माधुरी ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और यह रिश्ता वहीं खत्म हो गया। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे से मिलें। इस लिस्ट में अगला नाम आता है झकास एक्टर अनिल कपूर का। क्या जादू टोना किया है तुमने मेरे जय पर? मैं तुम जैसी घटिया लड़कियों से बात नहीं करती। माधुरी और अनिल ने साथ में 20 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बेहद पसंद आई और इसी दौरान दोनों के ऑफ स्क्रीन रिश्तों की भी अफवाहें उड़ने लगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर शादीशुदा होने के बावजूद माधुरी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए थे। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि यह सब फिल्म की पब्लिसिटी के लिए किया जाता था। लेकिन जब फिल्म पुकार की शूटिंग के दौरान अनिल की पत्नी सुनीता अचानक अपने बच्चों के साथ सेट पर पहुंच गई तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन अनिल और माधुरी दोनों समझ गए कि बात अब घर तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार उस रात अनिल और सुनीता के बीच जबरदस्त बहस हुई और उनकी शादी टूटने की कगार पर आ गई। इसके बाद अनिल और माधुरी ने एक साथ फिल्में न करने का फैसला किया। पुकार दोनों की आखिरी फिल्म रही। करीब 18 साल के लंबे गैप के बाद दोनों ने 2019 में फिल्म टोटल धमाल में साथ काम किया। शादी से पहले कितने सपने दिखाए थे कि मैं कपड़े की फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं धीरू भाई अंबानी। इस लिस्ट में एक और नाम है क्रिकेटर अजय जडेजा का। बताया जाता है कि एक फोटो शूट के दौरान माधुरी और अजय के बीच नज़दीकियां बढ़ी। दोनों की रोमांटिक तस्वीरें मीडिया में खूब वायरल हुई। इसके बाद यह खबरें भी आई कि अजय का शाही परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। इसी बीच साल 1999 में अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग मामले में सामने आया और उनका क्रिकेट करियर वहीं थम गया। अजय की साख गिरी तो माधुरी ने भी उनसे दूरी बना ली। ये हमारी आखिरी मुलाकात है।
मैं नहीं चाहती कि आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे से मिलें। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि यह रिश्ता महज एक अफवाह थी। बॉलीवुड के जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ का नाम भी इस लिस्ट में आता है। कहा जाता है कि जैकी माधुरी को दिल से चाहते थे और उन्होंने कई बार अपने दिल की बात भी माधुरी से कही थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दोनों के बीच लंबे समय तक गुपचुप रिश्ता भी रहा। हालांकि कई फिल्मी जानकार इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। माधुरी की शादी के बाद जैकी का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि माधुरी की शादी से मेरा दिल टूट गया है। अब ये मजाक था या सच, यह कहना मुश्किल है। डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी माधुरी का नाम जोड़ा गया। प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करती हूँ। 90 के दशक की कुछ फिल्मी पत्रिकाओं में उनके नाम को साथ जोड़ा गया था, लेकिन बाद में माधुरी की पूर्व मैनेजर ने इस रिश्ते को पूरी तरह से अफवाह करार दिया था। एक मज़ेदार किस्सा यह भी है कि गोविंदा ने माधुरी को शादी के लिए प्रपोज किया था। इस बात का खुलासा खुद गोविंदा ने एक टीवी शो के सेट पर किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने माधुरी को प्रपोज किया था, लेकिन माधुरी ने हंसते हुए उनका प्रपोजल ठुकरा दिया था। साल 1999 की बात है। माधुरी दीक्षित अपने भाई से मिलने अमेरिका गई थी। वहां कैलिफोर्निया में एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात एक जाने माने कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम नेने से हुई। दिलचस्प बात यह रही कि डॉक्टर नेने उन्हें पहचानते नहीं थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि सामने खड़ी महिला बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक है। माधुरी को डॉक्टर नेने की सादगी और स्वभाव बहुत पसंद आया। बातचीत शुरू हुई, दोस्ती बढ़ी और यह फिर रिश्ता गहराता चला गया। कुछ महीनों तक एक दूसरे को समझने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। माधुरी ने पहले अपने सभी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स को पूरा किया और 17 अक्टूबर 1999 को कैलिफोर्निया में एक सादा पर खास समारोह में डॉक्टर नेने से शादी कर ली। इस खबर ने उनके फैंस के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी हैरान कर दिया। बाद में मुंबई में भी एक शानदार रिसेप्शन पार्टी रखी गई जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जैसे दिग्गज शामिल हुए। उस वक्त डॉक्टर नेने को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी पत्नी कितनी बड़ी हस्ती है। वह माधुरी की लोकप्रियता, रुतबे और मीडिया के दीवानेपन को देखकर चौंक गए। शादी के बाद माधुरी ने फिल्म देवदास की शूटिंग पूरी की और वह फिर अमेरिका में अपनी पति के पास चली गई। वहां जाकर वह पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गई। साल 2003 में उनके पहले बेटे अरिन का जन्म हुआ और 2005 में दूसरे बेटे रायन का। बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहने के कारण माधुरी कुछ वर्षों तक फिल्मों से दूर रही। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो माधुरी ने एक बार फिर अपने पहले प्यार अभिनय की ओर वापसी की। वह भारत लौटी और आजा नचले के साथ अपने फिल्मी करियर की दूसरी पारी की शुरुआत की। इसके बाद वह कई फिल्मों में नजर आई और दर्शकों ने भी उन्हें पहले की तरह भरपूर प्यार दिया। साल 2013 में वह बॉम्बे टॉकीज और यह जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों में नजर आई। 2014 में 1.5 इसिकिया और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में उनके अभिनय की काफी चर्चा हुई। लाठी और तलवार के भी लोग हमारी आवाज सुने, इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन लड़। फिर साल 2019 में उन्होंने टोटल धमाल और कलंक जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। साल 2022 में उनकी फिल्म मजमा आई और 2023 में उन्होंने खुद एक मराठी फिल्म प्रोड्यूस भी की। हालांकि इन सालों में माधुरी बड़े पर्दे पर कम और टीवी रियलिटी शोज में ज़्यादा नजर आई। उन्होंने डांस और टैलेंट शोज में बतौर जज भी खूब नाम कमाया। समय के साथ उनके पति डॉक्टर नेने भी भारत आ गए और यहीं अपना मेडिकल करियर दोबारा शुरू किया। अब यह खूबसूरत जोड़ी अपने मुंबई स्थित आलीशान फ्लैट में एक खुशहाल पारिवारिक जीवन बिता रही है। उनके दोनों बेटे भी अब बड़े हो गए हैं और अक्सर सोशल इवेंट्स या टीवी शोज में माता पिता के साथ दिखाई देते हैं। माधुरी दीक्षित ने कई डांसिंग रियलिटी शोज में बतौर जज अपनी भूमिका निभाई है और साथ ही साथ अपना खुद का डांस एकेडमी भी चलाती हैं।
उन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय से बल्कि अपने डांस से भी करोड़ों दिलों को जीता है। माधुरी दीक्षित को 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और उन्हें कुल 13 बार इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साल 2014 में उन्हें यूनिसेफ ने भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था। इसके अलावा वो केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का भी अहम हिस्सा रही हैं। माधुरी दीक्षित अक्सर स्टेज शोज, कंसर्ट्स, टीवी अवार्ड फंक्शंस में भाग लेती रही हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका में भी उन्होंने माधुरी दीक्षित लाइव जैसे म्यूजिक शोज किए जो काफ़ी लोकप्रिय हुए। साथ ही वे अनफॉरगेटेबल वर्ल्ड टूर का भी हिस्सा रही। अब अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माधुरी दीक्षित की कुल नेटवर्थ लगभग 50 करोड़ रुपए है। उन्होंने फिल्मों के अलावा रियलिटी शोज, विज्ञापनों और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई की है और आज भी ये सिलसिला जारी है। फिल्मों में उनकी फीस अब 5 से 8 करोड़ रुपए प्रति फिल्म है। वहीं किसी रियलिटी शोज में जज के रूप में एक सीजन के लिए वे 25 से 30 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। किसी एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए वो 8 से 10 करोड़ रुपए लेती हैं। उनके पास लग्जरी कारों का भी शानदार कलेक्शन है। माधुरी दीक्षित उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में शामिल रही हैं जिन्होंने फिल्मों में फीस के मामले में मेल एक्टर्स को भी पीछे छोड़ा है। जहां बॉलीवुड में लंबे समय तक फीमेल एक्टर्स को कम भुगतान दिए जाने की परंपरा रही, वहीं माधुरी ने कभी इस फॉर्मूले को अपने ऊपर लागू होने नहीं दिया। कहा जाता है कि फिल्म अंजाम में उन्होंने शाहरुख खान से दोगुनी फीस ली थी और फिल्म हम आपके हैं कौन में भी उन्होंने सलमान खान से अधिक फीस चार्ज की थी। अब बात करते हैं कुछ विवादों की। साल 2015 में जब मैगी में हानिकारक केमिकल MSG पाए गए तो माधुरी दीक्षित पर भी सवाल उठे क्योंकि उन्होंने मैगी का विज्ञापन किया था। इस मामले में अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के साथ साथ माधुरी के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई थी। हालांकि यह विवाद धीरे धीरे थम गया। एक और विवाद तब हुआ जब साल 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर दिया, लेकिन माधुरी ने इसके लिए करोड़ों रुपये की मांग कर दी जो सरकार को अधिक लगी और उन्होंने उनकी जगह ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इस पर माधुरी को काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। आज माधुरी दीक्षित लगभग 58 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी वह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। वह टीवी शोज में नज़र आती हैं, विज्ञापनों में दिखाई देती हैं और अपने बिंदास अंदाज में ज़िंदगी को खुलकर जी रही हैं। माधुरी के फैंस आज भी उनकी फिल्मों और डांस परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। क्रिटिक्स ने जहां श्रीदेवी को बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार माना, वहीं माधुरी दीक्षित को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार करार दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने फिल्मी दुनिया में जो मकाम हासिल किया है वह आज तक कोई और अभिनेत्री नहीं छू सकी है और शायद ही भविष्य में उन्हें कोई टक्कर दे पाए, यह कहना भी मुश्किल है। माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में हर तरह के किरदार निभाए, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, ट्रेजेडी और एक्शन तक, और हर रोल में खुद को ऐसे ढाल लिया मानो वही उनकी असल जिंदगी का हिस्सा हो। यही होती है सच्ची कला जो विरले कलाकारों में ही देखने को मिलती है। गर्व के साथ कहा जा सकता है कि माधुरी दीक्षित का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज रहेगा। उनकी कहानी सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो बिना किसी गॉडफादर या फिल्मी बैकग्राउंड के भी मेहनत और टैलेंट के दम पर अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। तो दोस्तों, आपको हमारा माधुरी दीक्षित स्पेशल एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताएं कि आपको माधुरी दीक्षित का कौन सा गाना, कौन सा डायलॉग और कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अनसुनी कहानियों और सितारों के दिलचस्प सफ़र के साथ। धन्यवाद। जिस आदमी ने इतनी जिंदगियों का तमाशा बनाया